नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। 24 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। 2025 के लिए इस दिन की थीम यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर रखी गई है और इस दिन को मनाने का मकसद टीबी के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है। गौरतलब है कि 1882 में 24 मार्च के दिन ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की थी कि उन्होंने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की खोज की है और इसीलिए इस दिन को मनाने का निर्णय 24 मार्च को किया गया। टीबी के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जिम्मेदार है और ये बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। टीबी शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकती है, जैसे कि किडनी, लीवर या फिर ब्रेन। इस टीबी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है और ये रोग टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, छींकने, थूकने से हवा के माध्यम से फैलता भी है। टीबी का इलाज संभव है और इसे रोका जा सकता है। टीबी का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है और बिना इलाज के टीबी जानलेवा साबित हो सकती है। कुछ देशों में टीबी से बचाव के लिए बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। ये टीका टीबी से होने वाली मौतों को रोकता है और बच्चों को टीबी के गंभीर रूप से बचाता है। टीबी का ये एक टाइप है MDR टीबी, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। MDR टीबी के लिए टीबी की दवाएं ही जिम्मेदार हैं। कैसे? देखिए, जब इन दवाओं को गलत तरीके से लिया जाता है या डॉक्टर गलत तरीके से प्रेस्क्रिप्शन लिख दें या फिर दवाओं की क्वालिटी लो हो या फिर कई बार मरीज ही कोर्स पूरा होने से पहले ये दवाएं छोड़ देते हैं खाना, इन सारे केसेस में केस बिगड़ जाता है। MDR टीबी के केस में मरीज पर टीबी की फर्स्ट लाइन दवाएं आइसोनाइजिड और रिफैम्पिसिन असर करना बंद कर देते हैं और फिर MDR टीबी को ट्रीट करने के लिए अन्य दवाओं का इस्तेमाल करना होता है, जिससे इलाज खर्चीला हो जाता है। इसलिए टीबी के मरीजों से दवा को प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक और पूरा कोर्स करने की सलाह दी जाती है। WHO के आंकड़े के मुताबिक साल 2023 में 10.8 मिलियन लोग टीबी से बीमार हुए। वहीं साल 2023 में 1.25 मिलियन लोगों की मौत टीबी के चलते हुई। अगर भारत में टीबी के मामलों की बात करें तो WHO के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में टीबी के हर 4 में से 1 मामला भारत में पाया जाता है और दुनिया में टीबी के 56% मामले केवल 5 देशों में ही पाए जाते हैं। इनमें 26% मामले भारत में हैं, 10% इंडोनेशिया में, 6.8% चीन में, 6.8% ही फिलीपींस में और पाकिस्तान में 6.3% मामले पाए जाते हैं। SDG 3.3 में 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिसंबर 2024 से 100 दिनों का टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चला रहा है। इसमें टीबी के मामलों की पहचान, डायग्नोज में होने वाली देरी में कमी और ट्रीटमेंट आउटकम्स में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टीबी के लिए एक निक्षय पोषण योजना चलाता है। पोषण टीबी के इलाज में एक अहम भूमिका निभाता है और इसमें टीबी के रोगियों को अपनी पोषण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है, जिसे अक्टूबर 2024 में 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जैसे कोई सोचता है वैसे ही होता है क्या? कोई बच्चा हंसी में गिर जाता है और धूल में खिल उठता है। विनोद कुमार शुक्ल की ये पंक्तियां उनके पूरे लेखन की आत्मा को बयां करती हैं। वे उन लेखकों में से हैं जिन्होंने साधारण जीवन की असाधारण खूबसूरती को अपने शब्दों में गूंथा। उनकी कहानियां, कविताएं और उपन्यास बाजार, प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों को गहराई से टटोलते हैं और इसी गहराई और अनूठे लेखन के लिए उन्हें साहित्य के सर्वोच्च सम्मान यानी 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे हिंदी के 12वें लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वहीं वे छत्तीसगढ़ से आने वाले पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनकी प्रमुख रचनाओं में नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी आदि प्रमुख हैं। नौकर की कमीज को हिंदी साहित्य में एक अनूठा उपन्यास माना जाता है। विनोद कुमार शुक्ल पिछले 60 सालों से साहित्य की दुनिया में सक्रिय हैं। वे गजानन मानव मुक्तिबोध के जमाने से लिख रहे हैं। उनकी मुक्तिबोध से मुलाकात भी हुई थी। वे छत्तीसगढ़ के उसी राजनांद गांव से हैं जहां पर के मुक्तिबोध हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के लिए गीतकार गुलजार को सम्मानित किया गया था। वहीं साल 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से मलयालम भाषा के लिए GS कुरुप को सम्मानित किया गया था। वहीं बांग्ला लेखिका आशा पूर्णा देवी इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिलाएं हैं। आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सालाना दिया जाने वाला अवार्ड है।
इसे भारतीय ज्ञानपीठ नाम की संस्था द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना शाहू शांति प्रसाद जैन और रमा जैन के द्वारा की गई थी। भारतीय ज्ञानपीठ भारत की एक प्रीमियर साहित्यिक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों को दिया जाता है, लेकिन ये केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है। अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक अमिताभ घोष हैं। भारत सरकार ने एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया है। नई परिभाषा 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और नई परिभाषा के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपए के निवेश वाले एमएसएमईज को माइक्रो एंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म उद्योग के तहत रखा जाएगा। पहले माइक्रो एंटरप्राइजेज की निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए थी। वहीं टर्नओवर लिमिट को भी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। वहीं 25 करोड़ रुपए के निवेश वाले उद्यमों को स्मॉल यानी लघु उद्यम के तहत रखा जाएगा। पहले इनकी निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए हुआ करती थी। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज की टर्नओवर लिमिट जस्ट डबल कर दी गई है। पहले इनकी टर्नओवर लिमिट 50 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़ाकर अब 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले एमएसएमईज को अब मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि पहले यह सीमा 50 करोड़ रुपए थी। मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा 500 करोड़ रुपए कर दी गई है। आपको बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। एमएसएमईज कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। एमएसएमई मंत्रालय की साल 2023 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 63 मिलियन एमएसएमईज मौजूद हैं। ये भारत के जीडीपी में 30% का और निर्यात में तकरीबन 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती हैं। भारत सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई को बढ़ावा देने के मकसद से कई योजनाएं चलाता है। इनमें पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी ESDP योजना, कोया विकास योजना, अ स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्पायर, PM विश्वकर्मा एनेबलिंग आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल टू बिल्ड एंटरप्राइजेस, सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी श्री फंड और रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी रैम प्रमुख है। केंद्र सरकार ने एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी में 24% बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर बढ़ाई गई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 48 में डिफाइन किया गया है। इस इंडेक्स का मकसद है कि महंगाई के बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आती है, तो ये इंडेक्स चीजों की कीमतों के इस इजाफे को कैलकुलेट करता है। ऐसे समझिए कि 2023 में एक्स व्यक्ति 1000 रुपए कमाता था और सेब की कीमत थी 100 रुपए पर किलो। अब 2025 में सेब की कीमत बढ़कर हो गई 200 रुपए किलो, लेकिन एक्स की सैलरी आज भी 1000 रुपए ही है, तो अब एक्स 100 रुपए में आधा किलो सेब ही खरीद पाएगा। इंडेक्स वस्तुओं की कीमतों में होने वाले ऐसे ही इजाफों को कैलकुलेट करता है। नई अधिसूचना के बाद एक सांसद को हर महीने 1,24,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, जो कि पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी। वहीं सिटिंग मेंबर्स के लिए डेली अलाउंस भी 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट में मिली शक्तियों के जरिए की गई है। आपको बता दें कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। राज्यसभा, जो कि संसद का एक स्थायी सदन है, इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या 550 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये एक मानसिक अवस्था है। इसमें अच्छा खासा टैलेंटेड व्यक्ति खुद को दूसरों की तुलना में कमतर समझता है और इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति कॉन्फिडेंस की कमी के चलते अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पाता। इन्हें सफलता मिल भी जाएगी तो भी ये किस्मत की देन मान लेंगे। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति अपनी सक्सेस का क्रेडिट नहीं ले पाते। उनको लगता है कि वो इतने कैपेबल नहीं कि वो इसे अचीव कर सके। कई दफा वे महसूस करते हैं कि उनकी सक्सेस फेक है और एक दिन सबको उनकी असलियत पता चल जाएगी।
पहला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से जीएस कुरूप को सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी है। उपर्युक्त में से सही कथनों को चुनना है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। अगला प्रश्न है, एंथुरियम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मिजोरम, तमिलनाडु, केरल या फिर मणिपुर। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम चर्चा में रहा था, उनसे जुड़े कुछ कथनों पर विचार कीजिए। वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद पर चुनी गई पहली महिला हैं। वे जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं और वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी हैं। सही कथनों को चुनना था, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प डी, यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। और अगला प्रश्न मैंने पूछा था अर्थ आवर को लेकर। अर्थ आवर यानी पृथ्वी काल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? WWF, UNEP, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। सही जवाब है विकल्प ए, यानी कि WWF। नालंदा के बाद अब बिहार की एक और यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का प्लान पेश किया गया है। दरअसल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पिछले दिसंबर से एएसआई द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सके। फिर हाल ही में बिहार सरकार ने भागलपुर जिले के एंटीचक गांव में 202.14 एकड़ जमीन की पहचान की है, जहां पर प्राचीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को विकसित करने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी को विकसित करने के प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए साल 2015 में ही मंजूर कर चुकी है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार जमीन की पहचान ही नहीं कर पाई। बहरहाल अब राज्य सरकार इस मामले में एक्टिव हुई है, तो उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि नालंदा के बाद अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को डेवलप करने की योजना है। विक्रमशिला महाविहार को पाल वंश के राजा धर्मपाल के समय में 8वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किया गया था। विक्रमशिला पाल काल 8वीं से 12वीं शताब्दी जो की है पाल काल, इसके दौरान फला फूला और उस वक्त विक्रमशिला एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जो तांत्रिक और ऑकल्ट स्टडीज में विशेषज्ञ रखता था। ऑकल्ट स्टडीज सुपरनैचुरल बिलीफ के अध्ययन के लिए इजाद किया गया शब्द है, जो कि विज्ञान और धर्म के बियॉन्ड आते हैं। बताते हैं कि धर्मपाल के शासनकाल के दौरान विक्रमशिला सर्वोच्च था और नालंदा के मामलों को भी नियंत्रित करने के लिए जाना जाता था। विक्रमशिला के प्रोफेसर तंत्रयान सिखाने में महारथी थे। तंत्रयान भारतीय बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान के बाद आया था। इसमें तांत्रिक विद्या और अनुष्ठान पर बल दिया जाता था। आपको बता दें कि बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को स्थापित किया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पहले हुई थी। बताते हैं कि इसकी स्थापना गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त द्वारा 427 ईस्वी में कराई गई थी। नालंदा शब्द संस्कृत के ना आलम दा से बना है। मतलब यह था कि जहां ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं रुकता। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को धर्म गूंज के नाम से जाना जाता था। नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु और धर्मपाल जैसे शिक्षकों ने यहाँ शिक्षा दी। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु हुएनसांग ने भी नालंदा में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र भी किया है। चीन, जापान, मध्य एशिया, तिब्बत और म्यांमार समेत दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने नए कैंपस के साथ स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद है कि विक्रमशिला के विकास के बाद दोनों यूनिवर्सिटी बिहार के प्राचीन वैभव को लौटाने में मदद करेंगी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने लोकसभा में एक जानकारी पेश की। इसके मुताबिक भारत दुनिया में मिल्क यानी दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और आने वाले 5 सालों में भारत ने 300 मिलियन मीट्रिक टन दूध के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है। भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन को लागू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जिम्मेदार है। यह मिशन देश में दूध की उत्पादकता और किसानों के लिए डेयरी सेक्टर को अधिक लाभकारी बनाने के मकसद से लॉन्च किया गया था। इसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मवेशियों की उत्पादकता और दूध उत्पादन को बढ़ाया जाता है। साथ ही प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों के उपयोग का प्रचार करना, प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करके और किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करके कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना इसका मकसद है। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से देशी गो पशुओं और भैंसों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिशन के लॉन्चिंग के बाद से दूध के उत्पादन में 63.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत सरकार अगले 3 सालों में दूध के उत्पादन में 15% की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है। लोकसभा में पेश जानकारी के मुताबिक भारत में तकरीबन 10 करोड़ लोग दूध उत्पादन के काम में लगे हैं और इस वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 75% के पास है। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग 471 ग्राम के करीब है।
बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका में बसा यह देश आज दो मुद्दों को लेकर चर्चा में है। पहला मामला है बुरुंडी में रिफ्यूजी क्राइसिस को लेकर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इसके मुताबिक बुरुंडी दशकों में सबसे बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस का सामना कर रहा है। बुरुंडी के पड़ोसी देश डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चल रही लड़ाई के चलते बड़ी संख्या में लोग बुरुंडी में भाग कर आ रहे हैं। डीआरसी में M23 नाम का एक विद्रोही समूह आतंक मचाए हुए है। जनवरी 2025 में डीआरसी के गोमा शहर पर इस समूह ने कब्जा कर लिया था। वहीं फरवरी 2025 में डीआरसी के दूसरे सबसे बड़े शहर बुकावू पर कब्जा कर लिया था। डीआरसी और यूएन की रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि M23 ग्रुप को रवांडा का समर्थन हासिल है। थोड़े वक्त पहले अंगोला ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की घोषणा भी की थी। M23 के विवाद के चलते दुनिया के सामने एक बड़ा मानवीय संकट उपजा है और इसके चलते अभी तक तकरीबन 70 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस संकट को लेकर रवांडा और डीआरसी के राष्ट्रपतियों की मुलाकात कतर में हुई थी। बुरुंडी को लेकर दूसरी खबर यह है कि बुरुंडी के राष्ट्रपति ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने कहा कि उनके पास पुख्ता सूचना है कि रवांडा उनके देश पर अटैक करने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि M23 की तरह ही रेड टबरा ग्रुप भी रवांडा समर्थित है, जो कि बुरुंडी में सरकार गिराना चाहता है। हालांकि रवांडा ने इस मामले से भी इनकार किया है। आपको बता दें कि बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका के ग्रेट लेक्स रीजन में बसा है। लैंडलॉक्ड कंट्री बुरुंडी अपनी सीमा रवांडा, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से साझा करता है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा। अगर आप नहीं जानते तो यूट्यूब की एल्गोरिदम इनसे आपका परिचय करा ही देगी, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने एक शो किया, नाम था नया भारत। कॉमेडी शो था, लेकिन टारगेट पर थे पॉलिटिशियंस। कामरा ने इसमें एक लोकप्रिय हिंदी गाने की पैरोडी की। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नाम लिए बगैर गद्दार, देशद्रोही कहा, ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्होंने शिवसेना और एनसीपी में हुए राजनीतिक विभाजन पर भी तंज कसा। इसके बाद शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए और मुंबई स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ कर दी। जिस होटल में यह क्लब था उसे भी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार ने कामरा से माफी की मांग की और उनके स्टैंड अप को एक राजनीतिक साजिश बताया। सरकार ने यह भी कहा कि वे उनके कॉल रिकॉर्ड और बैंक लेन देन की जांच करेंगे ताकि ये पता चले कि उन्हें किसी ने फंडिंग तो नहीं की। इसके बाद कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और संविधान की किताब दिखाते हुए कहा कि उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद से देश में एक बार फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बहस छिड़ गई है। एक तबका मानता है कि कुणाल कामरा ने कॉमेडी की है और उनके जोक्स को मजाक के तौर पर ही लिया जाए। वहीं एक धड़ा मानता है कि कामरा ने एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की डिबेट देश में नई नहीं है, इसे लेकर अक्सर ही विवाद उठता रहता है। सबसे पहले संविधान ने इस बारे में क्या कहा है, एक बार हम ये जान लेते हैं। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। और ये अधिकार एक तो मौलिक अधिकार है, दूसरा लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी राय खुलकर रख सकता है। हालांकि ये अधिकार कुछ सीमाओं या प्रतिबंधों के साथ आता है, जो कि अनुच्छेद 19(2) में दी गई हैं। प्रतिबंध क्या क्या हैं? इनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना इत्यादि शामिल हैं। इन प्रतिबंधों के मद्देनजर ही सवाल उठता है कि क्या कुणाल कामरा ने लिमिट क्रॉस की है। लॉ एक्सपर्ट कहते हैं कि संविधान राजनीतिज्ञों पर व्यंग्य की इजाजत तो देता है, लेकिन ये बेलगाम नहीं होने चाहिए। राजनीतिज्ञों पर तंज कसे जा सकते हैं, लेकिन ये निजी नहीं होने चाहिए। उनकी राजनीतिक कार्यशैली पर टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन निजी जीवन पर कतई नहीं। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले हैं। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी है। इसे केवल उन्हीं स्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है जो संविधान में वर्णित हैं। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ इंपॉर्टेंट मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की आलोचना या व्यंग्य को केवल इसलिए दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सरकार या किसी नेता के खिलाफ है। वहीं सचिन तेंदुलकर मानहानि केस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानहानि यानी डिफेमेशन केवल तभी लागू होगी जब किसी बयान से व्यक्ति की साख को सीधा नुकसान पहुंचे। महज आलोचना कर देना या मजाक कर देना मानहानि नहीं हो सकता। कुणाल कामरा पर कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने उन्हें जांच के लिए समन भेजा है। इस केस के फैसले के बाद यह तय किया जा सकेगा कि कामरा का पैरोडी गाना फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है या फिर उन्होंने संविधान में दी गई सीमाओं को क्रॉस किया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ट्रांस फैट।
देखिए, हमारे खाने में दो तरह के ट्रांस फैट पाए जाते हैं, एक नेचुरल ट्रांस फैट और दूसरा आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। नेचुरल ट्रांस फैट दूध है, मीट है, इन जैसे उत्पादों से मिलते हैं। वहीं आर्टिफिशियल ट्रांस फैट ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट को तैयार करने के प्रोसेस में लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन मिला दी जाती है, जिसमें निकल कैटलिस्ट का उपयोग होता है। इससे ट्रांस फैट बनता है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें तैयार किया गया खाना कम कीमत और स्वाद में बेहतर होता है, इसलिए रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट्स इसका खूब उपयोग करते हैं। ट्रांस फैट बिस्किट, कुकीज, फ्रोजन पिज्जा, क्रैकर्स इत्यादि कई पैकेज्ड फूड में आपको मिल जाएगा। कंपनीज पैकेज्ड फूड के न्यूट्रिशन फैक्ट पैनल में इसके बारे में जानकारी भी देती हैं। ट्रांस फैट हमारे शरीर में खराब एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, साथ ही अच्छे एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम भी करता है। ट्रांस फैट का उपयोग हृदय संबंधी और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। पहला सवाल है, सिलिकोसिस बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क या फिर त्वचा? और दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा महाविहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से जीएस कुरूप को सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं। सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर सभी तीनों। सही जवाब है तीनों कथन सही हैं, यानी विकल्प डी। और अगला प्रश्न मैंने पूछा था, एंथोरियम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मिजोरम, तमिलनाडु, केरल या फिर मणिपुर? सही जवाब है मिजोरम, यानी विकल्प ए। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। चीन ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। दरअसल चीन ने दुनिया का पहला थोरियम से चलने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर कमर्शियल लेवल पर ऑपरेट किया है। अब सवाल है कि इसमें खास क्या है। देखिए, अभी वर्तमान में दुनिया जिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स का उपयोग कर रही है उनमें ईंधन के तौर पर यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के संसाधन दुनिया में कम हैं और इससे न्यूक्लियर वेस्ट या नाभिकीय कचरा ज्यादा उत्पन्न होता है। वहीं थोरियम के संसाधन दुनिया में बहुतायत मौजूद हैं। भारत के केरल की रेत में भी मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है जिससे थोरियम का उत्पादन किया जाता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नाभिकीय कचरा भी उत्पन्न करता है। चीन का यह इनोवेशन दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी के भविष्य को परिभाषित कर सकता है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, साथ ही यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट से शिफ्ट करके थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट्स पर काम किया जाएगा। थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉल्टन सॉल्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिससे मेल्टडाउन का रिस्क लगभग शून्य हो जाता है। इसमें मॉल्टन सॉल्ट सिस्टम ओवरहीटिंग को रोकता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे फुकुशिमा और चेर्नोबिल जैसी न्यूक्लियर आपदाओं को रोका जा सकता था। इसमें मॉल्टन सॉल्ट को कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे बड़ी मात्रा में पानी की बचत की जा सकती है। इसके अलावा खनिज के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जो इसे यूरेनियम की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। देखिए, चीन अकेला देश नहीं है जो इस तकनीक पर काम कर रहा था, लेकिन चीन पहला देश जरूर बन गया है जिसने थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर को कमर्शियली लॉन्च किया। भारत लंबे वक्त से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। भारत के लिए तकनीक बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया में थोरियम के सबसे ज्यादा रिजर्व भी भारत में ही मौजूद है। थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर्स के निर्माण की चुनौतियों की बात करें तो इनकी शुरुआती लागत बहुत ज्यादा है जिससे इसमें बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत होती है।
इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2012 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए कुछ लोगों का मानना है कि भारत को परमाणु ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम पर अनुसंधान और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में यूरेनियम पर थोरियम का क्या लाभ है? यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रकृति में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है। खनिज के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट पैदा करता है। और पूछा गया था कि सही कथन कौन से हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। USCIRF यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बदसलूकी की जा रही है। रिपोर्ट ने भारत की प्रमुख गुप्तचर संस्था रॉ पर कथित तौर पर सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की भी सिफारिश की गई है। USCIRF कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न उन देशों को घोषित करने की सिफारिश करता है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का रेगुलर और गंभीर उल्लंघन होता है। देखिए, रॉ भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका प्राथमिक मकसद फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और आतंकवाद को रोकना है। रॉ भारत के नाभिकीय कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। रॉ को CIA के लाइंस पर डिजाइन किया गया है। इसका गठन 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही किया गया था। रॉ की वर्किंग के बारे में ज्यादा जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। रॉ अपने ऑपरेशंस बहुत सीक्रेटली परफॉर्म करता है। इसके ऑपरेशंस इस हद तक गुप्त होते हैं कि एक एजेंट के काम की जानकारी दूसरे एजेंट को नहीं होती। USCIRF की रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों ने कमेंट करना शुरू किया, जिसके मुताबिक यूएसए ने एशिया में भारत को चीन को काउंटर करने वाले सहयोगी के तौर पर देखा है। इसलिए यह मुश्किल है कि यूएसए भारत की एजेंसी पर प्रतिबंध लगाए। आपको बता दें कि USCIRF यूएसए का एक स्वतंत्र आयोग है जिसे 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के जरिए स्थापित किया गया है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी नेचर की होती हैं। मतलब यह कि रिपोर्ट भले ही भारतीय एजेंसी रॉ को प्रतिबंधित करने की सलाह दे, लेकिन यूएसए गवर्नमेंट के ऊपर यह सलाह बाइंडिंग नहीं है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े भारत के लिहाज से सकारात्मक हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की GDP 2015 से जस्ट डबल हो गई है। 2015 में जहां भारत की GDP $2.1 ट्रिलियन के आसपास थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा $4.3 ट्रिलियन के करीब है। भारत ने इस दौरान 105% की ग्रोथ दर्ज की है। इन आंकड़ों से भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर काबिज है। दुनिया में GDP के आकार के लिहाज से अर्थव्यवस्था की रैंकिंग करें तो यूएसए पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, जर्मनी तीसरे नंबर पर और जापान चौथे नंबर पर है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक यदि भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो 2025 की तीसरी तिमाही में जापान को पीछे छोड़ देगा। वर्तमान में जापान की GDP का आकार है $4.4 ट्रिलियन और इस तरह 2025 के अंत तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। साथ ही 2027 तक भारत जर्मनी को सरपास करते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना रखता है। वर्तमान में जर्मनी की GDP का आकार है $4.9 ट्रिलियन। IMF के आंकड़ों ने देशों के राष्ट्रीय कर्ज पर भी नजर डाली है। मार्च 2025 तक यूएसए का राष्ट्रीय कर्ज यानी डेट $36.22 ट्रिलियन के आसपास है। वहीं सितंबर 2024 तक चीन का राष्ट्रीय कर्ज $2.52 ट्रिलियन के करीब था। इसके अलावा भारत का ओवरऑल कर्ज सितंबर 2024 में $712 बिलियन के आसपास है। वहीं अगर भारत में महंगाई की बात करें, जो कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाती है, तो आंकड़ों के मुताबिक भारत की महंगाई दर 4.1% के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। वहीं फरवरी 2025 में CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर भारत में महंगाई दर 3.61% के आसपास थी, जो कि RBI की टारगेट रेंज 4 से 6% के भीतर है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक भारत की GDP पर कैपिटा $11,940 के आसपास है, जो कि व्यक्तिगत तौर पर लोगों की संपन्नता में हुए सुधार को दिखाता है। GDP पर कैपिटा एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि किसी देश के आर्थिक उत्पादन को प्रति व्यक्ति आर्थिक आवंटन में विभाजित करता है। GDP पर कैपिटा को कैलकुलेट करने के लिए किसी देश की GDP को देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। भारत का सामान्य सरकारी सकल ऋण जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस डेट वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 82.6% है। आपको बता दें कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने 191 सदस्य देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए काम करता है। IMF के 3 मुख्य मिशन हैं: अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना,
व्यापार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, संपन्नता को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित करना यानी डिस्करेज करना। IMF अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ावा 3 कामों के जरिए देता है। इनमें पॉलिसी एडवाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस और कैपेसिटी डेवलपमेंट शामिल हैं। गौरतलब है कि 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में एक सम्मेलन किया था। इसका मकसद विश्व युद्ध से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से फिर से विकसित करना था। इस सम्मेलन ने 2 संगठनों को जन्म दिया, IMF और वर्ल्ड बैंक। लंबे वक्त से एक परंपरा के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का चुनाव USA की सरकार, तो IMF के अध्यक्ष को यूरोपियन कंट्रीज चुनते हैं। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष पद पर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा काबिज हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनकर तैयार है। यह ब्रिज पुराने पंबन ब्रिज को रिप्लेस करेगा, जो कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। इसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर किया जाएगा। नए पंबन ब्रिज में वर्टिकल लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज एक आधुनिक इंजीनियरिंग संरचना है जो ऊपर नीचे उठने की क्षमता रखता है, जिससे समुद्री जहाज बिना किसी बाधा के पुल के नीचे से गुजर सकते हैं। इस ब्रिज में एक मध्य भाग होता है जिसे दोनों ओर बने मजबूत टावरों से जोड़ा जाता है, और जब जहाज को रास्ता देना होता है तो यह हिस्सा वर्टिकली ऊपर उठ जाता है। यह सिस्टम हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है। इसे बैलेंस करने के लिए भारी वजन यानी काउंटर वेट का उपयोग किया जाता है, जिससे कम ऊर्जा में इसे सुचारू रूप से उठाया जा सकता है। इसके जरिए रेल और समुद्री यात्रा सेफली और एफिशिएंटली की जा सकेगी। 2.2 किलोमीटर लंबे नए ब्रिज को पुराने ब्रिज के समानांतर ही तैयार किया गया है। इसे रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा 531 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। नए ब्रिज को पुराने पंबन रेल ब्रिज की तुलना में 3 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है। नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था। इसे 2 सालों के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसका काम डिले हो गया। पुराने ब्रिज को 1914 में बनवाया गया था। इसे साल 2022 में जंग लगने के चलते बंद कर दिया गया। अब बता दें कि रामेश्वरम हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, और मान्यता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए यहीं से लंका तक पुल का निर्माण किया था, जिसका जिक्र रामायण में है। हर साल 25 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रामनाथ स्वामी मंदिर आते हैं, और इस नए पुल के बनने से पर्यटन तथा तीर्थयात्रा को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र का भी विकास होगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है गंजीफा पेंटिंग। गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग भारतीय कला का एक प्राचीन रूप है, जो कि पारंपरिक रूप से कार्ड गेम के रूप में विकसित हुआ था। बाद में इसे एक लघु चित्रकला शैली के रूप में पहचान मिली। यह चित्रकला छोटे कार्ड्स पर बनाई जाती थी, जिनका उपयोग गंजीफा नाम के एक पारंपरिक खेल में किया जाता था। गंजीफा पेंटिंग की विशेषता इसकी सूक्ष्मता और कलात्मकता है, जिसमें रंगों और डिजाइनों का बेहद बारीक उपयोग किया जाता है। गंजीफा पेंटिंग का मुख्य मकसद गंजीफा नाम के खेल के लिए कार्ड बनाना था। ये कार्ड गोल होते थे। इन पर धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक चित्रण किए जाते थे। इन पर भगवान विष्णु के दशावतार, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित किया जाता था। गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। इसके लिए पतली तामचीनी ब्रश का उपयोग किया जाता था, ताकि हर बारीक विवरण को कैनवस पर सटीक रूप से उकेरा जा सके। पहला सवाल है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। यह यूएन से आबद्ध एक संस्था है। उपर्युक्त में सही कथन या कथनों पर विचार करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यूएसए, जापान, चीन, भारत, जर्मनी। उपर्युक्त देशों को जीडीपी के आकार के लिहाज से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1 3 5 2 4, 4 2 5 3 1, 2 5 4 1 3 या फिर 1 4 5 3 2। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, सिलिकोसिस बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क या फिर त्वचा? सही जवाब है विकल्प ए यानी फेफड़े। और अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा महाविहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी यानी दोनों कथन गलत है। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। 2025 के एबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है। 2025 का एबेल प्राइज जापान के गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को देने की घोषणा हुई है। अवार्ड सेरेमनी मई 2025 में ओस्लो में आयोजित की जाएगी।
मसाकी काशिवारा ने गणित के अलजेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थियरी में योगदान दिया है। खासतौर पर डी मॉड्यूल्स और क्रिस्टल बेस की खोज में योगदान दिया है। इसे एक आसान उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किताब की एक लाइब्रेरी चला रहे हैं। उस किताब का वर्गीकरण, उसे ढूंढना, उसके बारे में जानकारी निकालना, यह सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मसाकी काशिवारा ने जो गणितीय तकनीकें विकसित की हैं, वे ऐसी लाइब्रेरी को स्मार्ट बनाने का काम करती हैं। उन्होंने ऐसे गणितीय उपकरण बनाए जो जटिल जानकारी को बहुत व्यवस्थित ढंग से समझने और उपयोग करने में मदद करते हैं। उनका काम कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में ऐसी ही जटिल चीजों को आसानी से सुलझाने में बहुत काम आता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप एक ऐप से किताब ढूंढ लेते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। आपको बता दें कि एबेल प्राइज गणित के क्षेत्र में साइंटिफिक अचीवमेंट्स को मान्यता देने के मकसद से दिया जाता है। इसका नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। एबेल प्राइज को नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। दरअसल नोबेल पुरस्कारों में गणित के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए इस अवार्ड को गणित के क्षेत्र में योगदान देने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। इस पुरस्कार को सबसे पहली बार साल 2003 में दिया गया था। इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा नॉर्वे सरकार के बिहाफ पर दिया जाता है। पुरस्कार के विजेता के नाम की सिफारिश एबेल कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गणितज्ञ शामिल होते हैं। 2007 में भारतीय मूल के श्रीनिवास SR वर्धन को एबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। इसका मकसद भारत में आपदा प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करना है। यह बिल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 DMA 2005 को संशोधित करता है। इसे राज्यसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है, तो अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम के तौर पर लागू हो जाएगा। इस बिल ने DMA 2005 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। DMA 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राज्यों के स्तर पर SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई है। नए बिल के तहत इन संस्थाओं के स्तर पर कई बदलाव हुए हैं। अब NDMA और SDMA सीधे तौर पर राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर डिजास्टर प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। पहले ये प्लान्स अन्य समितियों की मदद से तैयार किए जाते थे। इसके अलावा नए बिल में NDMA और SDMA को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इन संस्थाओं को डिजास्टर रिस्क का रिव्यू करना होगा, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं का। साथ ही निचले स्तर की अथॉरिटीज को तकनीकी मदद मुहैया कराने की भी जिम्मेदारी दी गई है। इन संस्थाओं को डिजास्टर डेटाबेस तैयार करने की भी जिम्मेदारी मिली है, जिससे रिस्क, फंडिंग और तैयारी के प्रयासों को एक जगह पर एनालाइज किया जा सके। नए बिल में राज्य सरकारों को अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज फॉर सिटीज के गठन की अनुमति दी गई है। ये अथॉरिटीज शहरों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा जैसे कि DMA 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NDRF के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका गठन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा के समय विशेषीकृत रिस्पॉन्स करने के लिए किया गया है। NDRF एक यूनिक फोर्स के तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका कमांड और कंट्रोल डायरेक्टर जनरल NDRF के पास होता है। इसी की तर्ज पर अब नए बिल में राज्यों के स्तर पर SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के गठन का प्रावधान किया गया है। यह फोर्स राज्य के भीतर डिजास्टर रिस्पॉन्स पर फोकस करेगी। नए बिल में पहले से मौजूद नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यानी NCMC और हाई लेवल कमेटी HLC को आधिकारिक दर्जा देने की बात कही गई है। NCMC अब राष्ट्रीय स्तर की बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए रणनीति तैयार करेगी, वहीं HLC को वित्तीय सहायता मुहैया करानी होगी। इधर लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 भी पारित किया गया। बिल में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना गुजरात स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में की जाएगी। इसका मकसद सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, रिसर्च और प्रशिक्षण में क्रांति लाना है। यूनिवर्सिटी के तहत सभी राज्यों में सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों को स्कूल या कॉलेज के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगी। इससे डिग्री, डिप्लोमा और PhD पाठ्यक्रम होंगे। हर साल तकरीबन 8 लाख लोगों को यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यूनिवर्सिटी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया जाएगा। यह बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम सहकारी डेयरी दिग्गज अमूल के संस्थापक त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। 1946 में 250 लीटर दूध से शुरू हुआ अमूल आज भारत का सबसे सफल डेयरी ब्रांड है। 2003 में अमूल का टर्नओवर 2852 करोड़ रुपए था। आज यह 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ पर आप वर्गीज कुरियन का नाम भी याद रखिए। उन्हें देश में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। अमूल के विकास में उनका अहम योगदान रहा है।
आपको बता दें, सहकारिता से मतलब किसी ऐसे स्वायत्त संगठन से होता है जहां कुछ लोगों का समूह अपनी इच्छा से साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए एक साथ आता है। संयुक्त तौर पर इसे लोकतांत्रिक ढंग से शासित किया जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा दी गई परिभाषा के मुताबिक सहकारी संस्थाएं लोगों पर केंद्रित, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित और उनकी साझा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए संचालित की जाती हैं। भारत में कोऑपरेटिव्स की संवैधानिक स्थिति की बात कर लें तो सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 32वें नंबर का विषय हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए 2012 में सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया और इस अधिनियम के जरिए संविधान में 3 प्रमुख बदलाव हुए। पहला है, सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके जरिए अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। दूसरा, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया। अनुच्छेद 43(b) के मुताबिक राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और तीसरे बदलाव में संविधान में भाग 9(b) जोड़ा गया। इस भाग को सहकारी समितियां नाम दिया गया। इसमें 243(g)(h) से लेकर 243(g)(t) तक अनुच्छेद शामिल है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय ने संसद में नेशनल ऑयल सीड मिशन को लेकर जानकारी पेश की थी। मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स यानी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन लॉन्च किया है। कैबिनेट ने अक्टूबर 2024 में इस मिशन की मंजूरी दी थी। इसके लिए बजट आउटले 10,103 करोड़ रुपए के आसपास है। मिशन के तहत 2030-31 तक 70 मिलियन टन तिलहन के घरेलू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में ऑयल सीड्स का उत्पादन 39 मिलियन टन के करीब है। देखिए, वर्तमान में खाने योग्य तेल की 57% जरूरतें आयात के जरिए पूरी की जाती हैं। इसलिए NMEOOS के तहत प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करना जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके और इससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके, और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना है। इसके अलावा सरकार ने NMEO ऑयल पाम को पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से लॉन्च किया है। इसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मिशन के तहत पाम प्लांटेशन के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को इसमें शामिल किया जाएगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ओनली चाइल्ड सिंड्रोम। यह सिंड्रोम आमतौर पर उन व्यक्तियों के साथ देखा जाता है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं। ऐसे लोग बिना सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के बड़े होते हैं। इन लोगों में कुछ विशेषताएं इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि इनको पेरेंट्स की अनडिवाइडेड अटेंशन मिलती है। इसके अलावा चूंकि माता पिता की उम्मीदें एक ही व्यक्ति से होती हैं, इसलिए ये अचीवमेंट ओरिएंटेड भी होते हैं। साथ ही इन्हें अपने घर के संसाधनों को साझा नहीं करना पड़ता, इसलिए ये सोशल सेटिंग्स में शेयरिंग एंड कोऑपरेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या आपने अपने आसपास किसी सिंगल चाइल्ड में इस तरह की विशेषताएं महसूस की हैं? पहला सवाल है, एबल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 के लिए पुरस्कार मसाकी काशिवारा को देने की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, देश की पहली राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जा रही है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल। मैंने क्या पूछा था सवाल में और इसके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। यह यूएन से आबद्ध एक संस्था है। सही कथन को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। साथ ही यह यूएन से आबद्ध संस्था नहीं है, बल्कि यूएसए का एक स्वतंत्र आयोग है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यूएसए, जापान, चीन, भारत, जर्मनी। उपर्युक्त देशों को जीडीपी के आकार के लिहाज से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था। 1 3 5 2 4, 4 2 5 3 1, 2 5 4 1 3 या फिर 1 4 5 3 2। सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप,
एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। भारतीय नागरिकों के डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष से भारत सरकार के इनकम टैक्स अधिकारी आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं। घबराइए नहीं, ऐसा तभी होगा जब आप टैक्स चोरी, बेनामी संपत्ति या अवैध आय के चलते सरकार के रडार में आएंगे। यह प्रावधान नए इनकम टैक्स विधेयक 2025 के तहत लाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि ये नया विधेयक पुराने इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की जगह लेगा। वित्त मंत्री जी ने बताया कि चूंकि 1961 के अधिनियम में डिजिटल शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए अक्सर टैक्स चोरी, बेनामी संपत्ति या अवैध आय जैसे आपराधिक मामलों में लोग अदालत जाते हैं और पासवर्ड शेयर न करने की मांग करते हैं। इसलिए पुराने इनकम टैक्स अधिनियम 1961 का डिजिटल गैप इस नए इनकम टैक्स विधेयक से भरा जा रहा है। फिलहाल यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष रखा हुआ है और इस विधेयक पर संसद के मॉनसून सत्र में चर्चा होगी। इस विधेयक का मकसद अघोषित आय और अवैध वित्तीय गतिविधियों को पकड़ना और टेक्नोलॉजी के अनुसार टैक्स सिस्टम को अपडेट करना है। यानी अब सरकार इनकम टैक्स अधिनियम में तकनीक का तड़का लगाने वाली है। चलिए समझते हैं कि इस नए विधेयक से क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले इस बिल से सरकारी जांच का दायरा बढ़ेगा, यानी अब इनकम टैक्स अधिकारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट्स और डिजिटल टोकन जैसे एसेट्स तक पहुंच सकेंगे। अधिकारियों को अब सर्वर और सॉफ्टवेयर एक्सेस मिलेगा, यानी जांच के दौरान टैक्स अधिकारी बिजनेस सर्वर, ऑनलाइन स्टोरेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं, भले ही वे पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही क्यों ना हो। इस बिल के माध्यम से सरकार की क्रिप्टो करेंसी पर विशेष नजर रहेगी और अब क्रिप्टो एसेट्स और अन्य डिजिटल एसेट्स को टैक्स चोरी की जांच में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर टैक्स चोरी होती है तो डिजिटल डेटा सबूत के तौर पर एक्सेप्ट होगा, यानी सरकार व्हाट्सएप चैट, लोकेशन हिस्ट्री, इंस्टाग्राम अकाउंट्स और अन्य डिजिटल ट्रांजैक्शंस को टैक्स चोरी पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। ये बिल बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसेगा। जैसे अगर सरकार के रडार पर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो अब सरकार गूगल मैप्स और सोशल मीडिया की मदद से नगद छुपाने की लोकेशन, आने जाने का पैटर्न देख सकती है ताकि छिपाया हुआ या बेनामी संपत्ति का पता लगाया जा सके। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि गूगल मैप हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट को स्कैन करने से सरकार को बेहिसाब धन का पता लगाने में मदद भी मिली है। यहां तक कि कुछ मामलों में मोबाइल फोन में एनक्रिप्टेड मैसेजेस को डिकोड करने के बाद 250 करोड़ रुपए तक की बेहिसाब धनराशि का पता चला है। सरकार द्वारा इंस्टाग्राम अकाउंट में महंगी गाड़ियों और महंगी लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने वाले संदिग्ध टैक्स चोरों को भी धर दबोचा गया है। बेनामी संपत्ति वालों को पकड़ने के लिए उनके फोन की गूगल मैप हिस्ट्री का यूज किया गया, जिससे उन ठिकानों का पता चला जहां नकदी और बेहिसाब पैसे रखे गए थे। देखिए, एक और तो इस विधेयक से टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा, लेकिन एक चिंता यह भी है कि ये नागरिकों की निजता के अधिकार और डेटा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। आपकी क्या राय है इस पर? क्या सरकार को इतनी डिजिटल पहुंच मिलनी चाहिए? अगली खबर है सीधे भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से जुड़ी हुई। एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। दरअसल 2006 में लागू हुए वन अधिकार अधिनियम FRA को लगभग 25 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10 PVTGs को ही उनके पारंपरिक आवास अधिकार मिले हैं। आइए समझते हैं कि भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से क्या मतलब है और वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 से इनका क्या रिलेशन है। देखिए, भारत में जनजातीय समूह ऑलरेडी पिछड़े माने जाते हैं। अब इन पिछड़े जनजातीय समूह में से भी जो भी सबसे पिछड़े हैं उनको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGs कहा जाता है। इन जनजातियों की आबादी बेहद कम होती है और इनमें वृद्धि दर भी धीमी होती है। ये आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं क्योंकि ये समुदाय मुख्यतः खेती, शिकार और जंगल पर ही निर्भर होते हैं और आधुनिक आर्थिक गतिविधियों में इनकी भागीदारी कम होती है। इन समुदायों में शिक्षा और स्वास्थ्य में भी पिछड़ापन देखा जाता है। ये समुदाय अपने पारंपरिक क्षेत्रों में लंबे समय से बसे हुए हैं और बाहरी दुनिया से कम संपर्क रखते हैं। इन जनजातियों की अपनी अलग भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली होती है जो मुख्य धारा से भिन्न होती है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में 75 अनुसूचित जनजातियों को
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये जनजातियां 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 45.56 लाख है। आइए अब समझते हैं एफआरए 2006 और पीवीटीजीज का संबंध क्या है। देखिए, यह कानून पीवीटीजीज को कई सारे अधिकार देकर सशक्त बनाता है, जैसे कि एफआरए 2006 पीवीटीजीज को उनके पारंपरिक जंगलों और संसाधनों पर कानूनी अधिकार प्रदान करता है ताकि वे अपनी आजीविका, आवास और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें। इसके अलावा एफआरए की धारा 3(1)(e) के तहत पीवीटीजीज को उनके परंपरागत निवास क्षेत्रों और जंगलों में सामुदायिक अधिकार दिए जाते हैं। एफआरए 2006 ये भी सुनिश्चित करता है कि पीवीटीजीज को बिना उसकी सहमति के जंगलों से जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि कानून लागू हुए 25 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10 पीवीटीजीज को ही उनके पारंपरिक आवास अधिकार मिले। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि अब तक ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में रहने वाले केवल 10 पीवीटीजीज को ही उनके पारंपरिक आवास के अधिकार मिले हैं। अब सवाल यह है कि इतने सालों बाद भी आखिर सिर्फ 10 पीवीटीजीज को ही क्यों यह अधिकार दिया गया? बाकी राज्यों में रहने वाले 65 पीवीटीजीज को यह अधिकार क्यों नहीं मिल रहे? इसका खुलासा 2020 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पूर्व सचिव ऋषिकेश पांडा की अध्यक्षता में गठित एक पैनल की रिपोर्ट में हुआ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी पीवीटीजीज के पारंपरिक आवास अधिकारों को मान्यता नहीं देते, क्योंकि वे खुद उन खनन और वन्य जीव परियोजनाओं से जुड़े होते हैं जिनकी वजह से आदिवासियों का विस्थापन होता है। दूसरा कारण तो और हास्यास्पद है। दरअसल 2015 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था कि आवास यानी हैबिटेट का मतलब सिर्फ घर देना नहीं, बल्कि पूरे जंगल क्षेत्र पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गड़बड़ी हुई। जब कानून को बनाया जा रहा था तब हिंदी में हैबिटेट को आवास लिखा गया, जिससे अधिकारियों ने इसे सिर्फ घर देने से जोड़ दिया। यानी जिन पीवीटीजीज को उनके पूरे जंगल क्षेत्र पर अधिकार मिलना चाहिए था, उन्हें सिर्फ घर बनाने की सुविधा से जोड़कर छोड़ दिया गया। बहरहाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीवीटीजीज के विकास के लिए 24,104 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे सिर्फ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी या फिर उनके पारंपरिक वन अधिकारों को भी मजबूती मिलेगी? हाल ही में केरल विधानसभा ने एक नया विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम है केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025। ये विधेयक इसलिए खास है क्योंकि इससे केरल में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। अब आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अभी तक केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां कोई निजी विश्वविद्यालय नहीं था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 471 निजी विश्वविद्यालय हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, जिनकी संख्या है 65। उसके बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। यहाँ 53 निजी विश्वविद्यालय हैं। आपको बता दें कि 2022 में श्याम मेनन आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि केरल को उच्च शिक्षा का हब बनाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है। सरकार चाहती है कि विद्यार्थी केरल में ही रहकर अच्छी शिक्षा लें। इस विधेयक के जरिए अंततः अब केरल में भी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना जोर शोर से शुरू हो जाएगी। आइए समझते हैं इस नए विधेयक में क्या क्या खास बातें हैं। इस विधेयक में निजी विश्वविद्यालय में सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय की डिसीजन मेकिंग बॉडी जैसे गवर्निंग, एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक काउंसिल्स में सरकारी प्रतिनिधि रहेंगे। इस विधेयक में मल्टी कैंपस विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इस विधेयक में विद्यार्थी परिषद की भी अनदेखी नहीं की गई है। विधेयक के अनुसार विद्यार्थियों की आवाज सुनने के लिए एक विद्यार्थी परिषद बनेगी, जिसका नेतृत्व प्रो वाइस चांसलर करेंगे। इसमें 10 विद्यार्थी होंगे, जिनमें SC/ST समुदाय के छात्र और छात्राएं होंगी। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय की 40% सीटें केरल के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगी। हालांकि तमिलनाडु में 35% सीटें, कर्नाटक में 40% सीटें और हरियाणा में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। देखिए, केरल में पहली बार निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने की खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पहले वामपंथी पार्टियां जैसे CPIM निजी विश्वविद्यालयों के सख्त खिलाफ थीं। 1980 से 2014 के बीच इन्होंने कई बार निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के खुलने का विरोध किया। इनका कहना होता था कि प्राइवेट मैनेजमेंट को सरकारी कंट्रोल के बिना खुली छूट मिलेगी, जिसके बाद राज्य में शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा। हालांकि इस विधेयक में प्राइवेट मैनेजमेंट में सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल करने से यह समस्या दूर होती दिखाई पड़ती है। इसलिए यह विधेयक एक प्रकार से विचारधारा में बदलाव को दर्शा रहा है। कुल मिलाकर केरल सरकार चाहती है कि राज्य में अच्छी शिक्षा के लिए निजी विश्वविद्यालय खुलें, लेकिन सरकार इन पर नियंत्रण भी रखेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे राज्य की मौजूदा शिक्षा प्रणाली की समस्याएं हल नहीं होंगी। अब देखना होगा कि यह बदलाव केरल की शिक्षा व्यवस्था को
कैसे प्रभावित करता है। अगली खबर है चीन से रिलेटेड। ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल ईटीजीई ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय ODNI से अपील की है कि वो चीन द्वारा किए जा रहे उइगर नरसंहार को अपनी आगामी खुफिया रिपोर्टों में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करे। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। पूर्वी तुर्किस्तान को चीन में झिंजियांग कहा जाता है। यहाँ उइगर और अन्य मुसलमान रहते हैं। यहाँ ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल यानी ETGE नाम का एक संगठन है जो उन उइगरों का प्रतिनिधित्व करता है जो चीन के शासन के खिलाफ हैं और अपनी आज़ादी चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संगठन का मानना है कि चीन यहाँ रहने वाले उइगर मुसलमानों पर काफ़ी अत्याचार कर रहा है, लेकिन दुनिया इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही जितना लेना चाहिए। ETGE ने इस मुद्दे को लेकर अमेरिका से मांग रखी। ETGE ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से कहा है कि जब वे चीन से आने वाले खतरों का आकलन करें तो उइगर नरसंहार को भी उसमें शामिल करें। ETGE के मुताबिक चीन उइगरों और अन्य तुर्की मुसलमानों पर कड़ी नजर रख रहा है। चीन इनको जबरदस्ती डिटेंशन कैंप्स में डाल रहा है, इनसे जबरन मजदूरी करवा रहा है ताकि अपनी इंडस्ट्री के लिए सस्ता लेबर मिल सके। इसके अलावा उनकी संस्कृति और धर्म को मिटाने की कोशिश भी कर रहा है। ETGE का कहना है कि चीन द्वारा उइगर नरसंहार सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है, बल्कि चीन की ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आपको पता ही है कि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यानी BRI के जरिए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है और पूर्वी तुर्किस्तान इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। दरअसल पूर्वी तुर्किस्तान BRI के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह चीन को मध्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ता है। ETGE ने यह भी कहा कि चीन रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अगर पूर्वी तुर्किस्तान में हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज किया गया तो चीन की असली चाल समझना मुश्किल होगा। हालांकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ODNI भी ये मानती है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वो अपनी सेना, साइबर क्षमता और भू राजनीतिक दबदबे को बढ़ा रहा है। इसलिए संगठन की अमेरिका से अपील है कि अमेरिका को चीन के इस नरसंहार को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के रूप में देखना चाहिए। अगर अमेरिका चीन को रोकना चाहता है तो उसे उइगरों के मुद्दे पर ध्यान देना होगा। अब देखना होगा कि अमेरिकी सरकार और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती हैं। आइए देखते हैं आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है मदद-ए-माश। इसको सयूरगल भी कहा जाता है। दरअसल मुगल काल में 3 प्रकार की जमीन की कैटेगरी होती थी। इन्हीं में से जमीन की एक कैटेगरी थी मदद-ए-माश। मदद-ए-माश वो जमीन होती थी जो विद्वानों या धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाती थी। इस जमीन की खास बात यह थी कि इस जमीन पर अधिकार वंशानुगत होता था, यानी पिता के गुजरने के बाद यह जमीन अपने आप में उसके वंशजों के नाम हो जाती थी। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में कुल 75 अनुसूचित जनजातियों को PVTGs के रूप में वर्गीकृत किया गया है। PVTGs भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 45,56,000 है। FRA 2006 PVTGs को कानूनी अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय समिति ने हेरिटेज रिपेट्रिएशन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद क्या है? भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को आपस में हवाई मार्ग से जोड़ना, विदेशों में मौजूद भारतीय विरासत को वापस लाना, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता देना, या फिर विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, एबिल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साल 2025 के लिए ये पुरस्कार मसाकी काशीवारा को देने की घोषणा हुई है। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है दोनों कथन सही हैं, यानी विकल्प सी। और अगला प्रश्न मैंने पूछा था, देश की पहली राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? सही जवाब है विकल्प बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।